अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। मैं हूं आपके साथ शीरीन ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर और दानिश्वर आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आज हम बात करेंगे, काफ़ी हैपनिंग गुजरा है ये हफ़्ता, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जिन्होंने खातून जज को धमकाने के केस में OJIT के रूबरू पेश हुए, कुछ सवालात के जवाब उनकी जानिब से दिए गए और गुज़श्ता रोज़ शहबाज गिल की ज़मानत भी 5 लाख के मचलकों के एवज़ मंजूर कर ली गई है। इस पे गौर तलब बात तो सर ये है देखने की कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इतने मुतनाज़ बयानात आ रहे हैं, चाहे वो लीडर की जानिब से हो, उनके फॉलोअर्स की जानिब से हो, अरकान की जानिब से हो, ये किसके मशवरे पे हो रहा है सर? ये तो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। देखिए, हमने तो पिछले कई प्रोग्रामों से बताया है कि इमरान खान जो है वो रज़िया गुंडों में फंस गई है। ये उसके ऊपर अमल है कि वो एक सेलिब्रिटी था पिछले 50 साल से, वो वही रहता तो बेहतर था। वो आके इनके चंगल में ज़्यादा फंस गया खतरनाक हो गए और ख़तरनाक नहीं हो गए, उन्होंने अपनी यानी पूरी की पूरी रेपुटेशन को स्टेक पे डाल दिया है और अब उनके बचने का चांस नहीं है। ये हमने पहले ही बताया था, उनके ऊपर 5-6 केसेस ऐसे हैं जिसमें हर एक में कन्विक्शन हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो उसको, और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं वो लॉ बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जितने केसेस में कन्विक्शन की है उसके अंदर जो एविडेंस है वो बड़े यानी कमज़ोर एविडेंस पे की है। इनके खिलाफ एविडेंस बड़े सॉलिड है सारे 5-6 केसेस में, और वो इनको करवाने वाले इनके जो इनके वकीला की टीम है, इनके जो अपने PTI के एडवाइज़र और मिनिस्टर बना देते हैं, सेनेटर बना देते हैं, इनकी वो सब इनको गलत मशवरे देके और इनको जो है वो एक ऐसा शख्स बना दिया है जो वो कोर्टों के चक्कर लगा रहा है, वो भागता फिर रहा है, सुबह से शाम तक तकरीरें करता फिर रहा है और बाकी सब मदद कर रहे हैं, माल बना रहे हैं। यानी उन लोगों ने जो पैसे बनाए हैं, शहजाद अकबर लेके भाग गया ना, वो भी वकील है। उसको तो इमरान खान ने खुद कहा कि भाई मैंने जिस काम के लिए लगाया था उसकी जगह दूसरा काम किया, उसने उनको फंसा दिया। इसके अंदर आप देखें जो शहजाद अकबर का आपको ये बताया कि ये उस पर नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है कि 50,000 रुपये जो है वो पाकिस्तान का स्टोलन मनी इंग्लैंड से जो आया था, शहजाद अकबर साहब ने इमरान खान को पट्टी पड़ा के और पैसा जो है वापस जो है वो उसी शख्स को दे दिया जिसने चोरी की थी वो पैसे को। स्टोलन मनी ये होता है कि वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज इलीगल मनी। जिस आदमी की है उसका उन्होंने बैक ट्रैक देखा, उस कंपनी का देखा कि ये चोरी का पैसा है। चोरी के पैसे के अंदर जो है वो रिश्वत भी होती है, उसमें दहशतगर्दी भी होती है, उसमें हीरोइन भी होती है। नॉन टैक्स पेड मनी इज़ अ स्टोलन मनी, दैट इज़ इंटरनेशनल लॉ। तो उस पर FBR पाकिस्तान ने कोई टैक्स नहीं दिया था, ना उन्होंने वहाँ दिया था। वो पैसा जो है उसने उसी को दिलवा दिया और इमरान खान साहब से वो करवा दिया, कैबिनेट से अप्रूव। पूरी कैबिनेट फंस गई उसमें। दूसरा इनका जो है वो भी केस चल रहा है, ये जो इन्होंने तकरीर कर दी थी JIT में पेश हुए जी। अब मुझे बताया ना JIT में इनको मतलब इनका क्या ताल्लुक था? उन्होंने उठा के एक तकरीर कर दी और तकरीर जो है उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपने ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़। जो पाकिस्तान का लॉ है ये कहता है कि सरकारी अफसर को आप उसके सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही में रुकावट डालेंगे तो दहशतगर्दी है वो। दैट्स सिंपल। इन्होंने तो सरकारी अफसर जो है वो चीफ IG पुलिस जो था वो बड़ा ईमानदार डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा यानी आदमी है। एक वक्त आएगा जब उसका नाम जो है इमरान खान से ज़्यादा हिस्ट्री में जाए कि वो डॉक्टर फलाना जो है उसके वक्त में इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर था, उसको इन्होंने तड़ी दे दी, हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन। अरे भाई वो सरकारी अमल पे आप एक्शन नहीं ले सकते। तो उसकी वजह से ये हुआ कि वो और वहाँ के जो DSP से उस पूरी की पूरी पुलिस फोर्स के अंदर जो है वो यानी ये ब्लैकमेलिंग का ये वही है कि अल्ताफ़ हुसैन जो वहाँ से कहते थे कि तुम एक गोली की मारो तो सारे लोग डर जाते थे। मुझे याद है कि यहाँ पर एक जलसा हुआ था, अल्ताफ़ हुसैन ने नवाज शरीफ को बुलाया था, ये 1990 या 88 की बात है, प्राइम मिनिस्टर थे वो शायद 92 में, कायद-ए-आज़म के मदार पे। तो BBC ने वहाँ पे अनाउंस किया कि ये 40,000 लोग आए। अल्ताफ़ हुसैन ये कैसे कह रहा है 40,000 है? उसने 5 मिनट के बाद कह दिया ये 2 लाख आदमी हैं।
कह रहा है थोड़ा, उसने कह दिया 40 लाख आदमी है। मतलब डरते थे, किडनैप हो जाते थे लोग जो है सारे के सारे। ये वो इन्होंने डर पैदा करवाया इमरान खान से करवा के। ये फिर एक जज के ख़िलाफ़ उसकी नाम लेके और उसको एक मजिस्ट्रेट का, देखे ना, अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल उसको आप मेजर कह दोगे तो कैसा लगेगा उसको। तो वो मजिस्ट्रेट हद तक इज्जत कर दी, और हम तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेंगे। अरे भाई ये तो एक्शन लेंगे तो एक्शन सारे मजिस्ट्रेट दब गए। उस पर सुमोटो केस लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो असल मिल्ला नहीं था, छुट्टियों में गया हुआ था। 3 जजेस ने सुमोटो केस लिया और उस पर उसको चार्जशीट कर दिया कि ये तुमने कहा है, यहाँ तक इज्जत है कोर्ट की, ये कोर्ट सब्सिक्वेंट है। असल मिल्ला साहब आए, बड़ा बनाया वो, अब इसको जो है वो बचाने के कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ हद तक इज्जत होती है। अरे हद तक इज्जत नहीं होती, कि ये नहीं मानने से तो ये हाल है ना कि जो तड़ियाँ दी थी इन्होंने, अब तड़ियाँ दिए चले जा रहे हैं। अतर मिनल्ला की अलग बदनामी कर रहे हैं, हर जजेस को गालियाँ दे रहे हैं, पब्लिक गाली दे रही है, सोशल, मतलब ये कोर्ट के जजेस को बोलना नहीं चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि ये कोर्ट के जो जजेस होते हैं वकला, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट में आते हैं, इफ़ दे आर एक्टिविस्ट, दे शुड नेवर बी अपॉइंटेड एज जज। अतर मिनल्ला साहब जो थे वो लॉयल मूवमेंट में स्पोक्समैन थे, किसके? इफ्तिखार चौधरी के। और उसके बाद उनको जज बना दिया। तो उनकी एक लाइकिंग डिसलाइकिंग तो है ना, जज की लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती है। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है वो एक तकरीर में कह दिया कि जी ये गवर्नमेंट मुझसे नाराज़ है, इसलिए उनकी गवर्नमेंट की तरफ कादिफ हैदी सर और दूसरे सरदार तारिक ने जो है उनका कह दिया कि ये आपका हक ही नहीं है बोलने का। चीफ जस्टिस नॉट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 जज होते हैं, हर जज का अपना एक मकाम है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इन लोगों के जो है इज्जत रास नहीं आती। तो इमरान खान साहब को जो है 6 केसेस ने फंसा दिया। इसके अंदर जो है वो JIT के अंदर ये बचते नहीं हैं, तोशा खाना केस में ये बचते नहीं हैं, 50 अरब के केस में जो कि नैब ने शुरू किया हुआ है आप देख रहे हैं, उसमें ये बचते नहीं हैं। अब वो शहजाद अकबर साहब जो मांग रहे हैं, FBR इस पर एक्शन नहीं ले रहा कि ये सीक्रेट है। अरे भाई क्या सीक्रेट है यार? एक सीक्रेट एग्रीमेंट जो है ये आपको हम दिखा रहे हैं सामने, अप्रूव किया कैबिनेट ने, वो गलत किया है। नैब के ऑर्डिनेंस अभी जो नया आया है 4E के अंदर भी लिखा है कि कैबिनेट के डिसीजन जो हैं वो नैब के उससे मुबर्रा हैं अनलेस इट इज़ प्रूव दैट दे हैव टेकन पर्सनल गेन। वो 50 अरब के अगेंस्ट इन्होंने, आप देखें इसके अंदर आ रहा है कि वो एक 5 अरब रुपए का बेनिफिट लिया है उस कंपनी से। प्राइम मिनिस्टर की बीवी ने, प्राइम मिनिस्टर ने ज़मीनें ली हैं और यूनिवर्सिटी बनाई है। तो और क्या कर, तो इनके केसेस तो बड़े पक्के हैं। तोशा खाना के अंदर इनकम टैक्स की चोरी अलग है, डिक्लेरेशन की चोरी अलग है। जो चीज़ नवाज शरीफ के केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई एक पैसा इनको मिलना था वो नहीं डिक्लेयर किया इन्होंने, जो मिलना था, इसका तो पैसा मिला हुआ था, इसने डिक्लेयर नहीं किया और झूठा किया। इसने जब ली थी उस वक्त जो लॉ था वो था कि 50% पे करेंगे, यानी 25% पे करेंगे। और इसने लॉ बना दिया जनवरी में 50% पे करेंगे। इसने मार्च अप्रैल में वो पेमेंट की और वो 25% की। तो जब पेमेंट की है उस डेट का लॉ लगता है ना। इस पर बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि पका पकाया ये उसका केस है। तो मेरा ख्याल है कि इनके जो वकला हैं इनको सैक कर देना चाहिए, जैसे पहले भी मैंने कहा था। एंड ही शुड जस्ट, मैंने वाई अपने आप को क्यों बदनाम कर रहे हैं यार? आपने अमेरिका के ख़िलाफ़ साजिश का इल्ज़ाम लगाया हर एक के ऊपर, हर एक को गद्दार का, फ़ौज को गद्दार का, न्यूट्रल का, न्यूट्रल जानवर होते। आज उन्हीं के पैर पकड़ रहे हैं, उन्हीं से खुफिया मीटिंग करते हैं, फिर निकल के आ जाती है। मतलब क्या हो रहा है ये आपस के अंदर? जो है वो फवाद चौधरी, उसको जो है वो हामिद खान जो है जो उसका वकील है, वो उनको कहता है कि इस आदमी के मुंह में तो खैर ही नहीं है, कोई खैर की बात नहीं करता। वो इनका मेन स्पोक्समैन आज भी बना हुआ है जी। सही। फैसल वाडा जो है वो इन सबों के TV प्रोग्राम में बता रहे हैं, फवाद चौधरी और सारे के सारे असद उमर जो हैं इनके अपने, मतलब ये चीज़ें तो जब अपने आप के लिए कॉम्प्लिकेट बना, जब परेशानी आती है ना
उस वक्त सब दूर हो जाते हैं। इस वक्त इमरान खान परेशानी में है। आप देखेंगे इसके साथ जो लगे हुए थे वो अपने आप को बचाएंगे। अच्छा। और वो बचेंगे नहीं, वो बताएंगे डिक्लेयर करके इसके खिलाफ बयान देके और किसी और पार्टी में चले जाएंगे। ये आप फ्यूचर में देख बहुत चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं आगे। तो ये करप्शन जो है वो पीटीआई की नहीं है, हाँ। पीटीआई के लोगों की है। सही सर, करप्शन की आपने बात की है, 40 अरब की करप्शन का केस जो कि सामने आया है और 9 सालों में से कोई इंक्वायरी नहीं की गई। इस पर ज़रा तफसीली तौर पर प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे। स्टे विद अस, वक्त हुआ है एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब कुछ बात करेंगे 40 अरब रुपए की करप्शन 2013 में, जिसके इंकशाफात कुछ सामने आए और 9 सालों में से कोई इंक्वायरी नहीं की गई है। आदिल गिलानी साहब, 1-2 अरब की करप्शन नहीं, 40 अरब की करप्शन 2013 में कुछ इंकशाफात सामने आए और 9 साल से इस केस को न सुना गया, न इस पर कोई इंक्वायरी की गई। EOBI में ये करप्शन सामने आई है सर, तो क्या इसकी मजीद थोड़ा रोशनी डालें ना, डिटेल्स हैं। देखो, EOBI है एम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज बेनिफिट। ये पेंशन देती है मजदूरों को जी। गवर्नमेंट पॉलिसी के जो भुट्टो ने बनाई थी उसके तहत जो है वो। और जो रजिस्टर होते हैं, अब आपका जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो EOBI का उनको यानी एम्प्लॉयर जो है कुछ जमा कराते हैं 100-200 रुपये उसकी तनख्वाह का, और फिर वो जब रिटायर हो जाते हैं 60 साल में तो उनको पेंशन मिलती है जो आज जो है 8,500 रुपये महीना है। उसके लिए इनके पास जो है वो इन्वेस्ट फंड जो आते हैं कंपनियों से, जो टैक्सेस होते हैं उस पर ये इन्वेस्ट करते हैं बैंकों में, इंटरेस्ट के आगे डेवलप हो। तो रियल एस्टेट में भी करते हैं। जफ़र गोंडल साहब एक थे, जो मिनिस्टर गोंडल है उसके भाई थे, और वो उनको यहाँ लगा दिया चेयरमैन। अच्छा। जफ़र गोंडल साहब ने जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी ये 50 अरब रुपए की। उसके ऊपर TI पाकिस्तान ने कई चीज़ें लिखी कि ये गलत कर रहे हैं, कि ये PPR रूल के तहत जो है इनको ओपन बिडिंग से ख़रीदनी चाहिए, कि ये अपने यू कैन नॉट परचेज एनीथिंग विदाउट अ कॉम्पिटिटिव रेट। तो जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 100 करोड़ में ख़रीदेंगे तो करप्शन है वो। उस करप्शन पे हमारे सारे कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो केस लिया, और उस केस के अंदर इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि ये TI पाकिस्तान ने ये लिखा है और इन्होंने इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। तो इस पर पूरा का पूरा उनका लेटर है, इसमें अंदर लिखा हुआ है कि 8 प्रॉपर्टी ली हैं। अब इसमें पाकिस्तान के सारे बिल्डर इन्वॉल्व हैं, बहरिया टाउन भी इन्वॉल्व है, इसमें अलीम खान का भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर एक और है लाहौर की है जिसकी बेटे के साथ इफ्तिखार चौधरी की बेटी की शादी हो गई थी ड्यूरिंग दिस केस, और वो उसके भी कोई 20 अरब रुपए का उसका है। तो ये केस जब चला तो इस केस के अंदर जो है वो चीज़ें निकल के आई। तो वो केस जो है 2013 से चल रहा है। आज की पोजीशन ये है कि कोई प्रॉपर्टी का पैसा वापस नहीं आया। DHA ने एक धेड़ा वापस नहीं किया, बहरिया टाउन ने एक धेड़ा वापस नहीं किया, अलीम खान ने एक धेड़ा वापस नहीं किया, और EOBI के अंदर वो आज यानी 2 मार्च 2022 को चीफ जस्टिस ने केस उठाया। ये A 3-member Supreme Court bench comprising of Chief Justice Ata Bandial, Justice Sajad Ali Shah, Justice Mohammad Ali Madar heard the sumoto case. Advocate Makhdoom Ali, अब ये सारे के सारे बड़े बड़े 50-50 करोड़ के वकील हैं। Advocate Makhdoom Ali said the case has been pending for the last 10 years. 10 years. देख रहे ये बात कर रहे हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ। The court had taken sumoto notice on the matter under Article 185 of the Constitution, whether the case filed under 184. He asking, adding another 10 years were spent on litigation due to televised talk show. मतलब ये ब्लेम कर रहे थे, अरे भाई कर्ज है करप्शन। Upon this, Chief Justice remarked that the court was hearing the case to reach a conclusion. Advocate Makhdoom Ali said that if the case was not
दैट ऑफ आर्टिकल 183 देन इट शुड बी फाइल्ड बिफोर द सिविल कोर्ट। मतलब ये हाल है कि वो कह रहे हैं, वो उनकी तरफ से कि भाई इसको आप सिविल कोर्ट में नीचे कर दें। ये 10 साल तक अभी करते हैं, तो मुल्क को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? इसकी बेवकूफ़ी की वजह यह है कि ये सब के सब वकला जो हैं वो इन्वॉल्व है। जफ़र गोंडल बड़ा चालाक आदमी था, उसने अपने गवर्नमेंट के खर्चे पे गवर्नमेंट के इदारे को जो है वो प्राइवेट वकील रखने की इजाज़त होती है। कस्टम है, केपीटी है, वापडा है, सिविल एविएशन है, पीआईए है, ये सब जो है इनके अपने लीगल डिपार्टमेंट होते हैं। वो तनख्वाह उनके काबिल नहीं होते, वो फिर नॉन वकीलों को रखते हैं और वो केस लड़ते हैं। मगर इनकी एक लिमिट है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा पे आप फीस रख सकते हैं, और 1 लाख से ज़्यादा पे देन दे हैव टू राइट टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, और वो इसको अप्रूव करेगा। वो बहुत कम करते हैं, वो कहते हैं हमारा डिप्टी अटॉर्नी जनरल है वो कर लेगा, वो नहीं करते। इन्होंने बड़े बड़े नामी वकला को रखा और इलीगल रखा बगैर परमिशन के। उसमें नाम कौन कौन से देखें आप? एजाज चौधरी, एतजाज चौधरी, चौधरी एतजाज पीपल पार्टी का। अथर मिनुल्लाह जो आप चीफ जस्टिस हैं। बाबर सत्तार जो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं। कियानी जो जज हैं। असमा जहांगीर, उनको इन्होंने 5 करोड़ तक की फीस दी थी वो 2-3 साल में। वो केस जो है वो टीआई के चेयरमैन थे हमारे मरहूम सोहेल मुजफ्फर साहब, उन्होंने उनको लेटर लिख दिया, कॉपी भेज दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सू मोटो केस बना लिया। सू मोटो केस ये है, उस ज़माने में चीफ जस्टिस थे जवाद ख्वाजा, जब ये भेजा गया लेटर, और जवाद ख्वाजा रिटायर हो गए तो ज़हीर जमाली साहब आ गए। तो ज़हीर जमाली ने इसको, आप देखेंगे इसके अंदर सू मोटो केस में कन्वर्ट करके ये टीआई को इन्फॉर्म कर दिया कि ये है और इसको केस चलेगा। ज़हीर जमाली साहब ने इस केस को चलाया, वो रिटायर हो गए। साकिब निसार आ गए। साकिब निसार ने नोटिस दे दिया। उस वक्त जो है वो अथर मिनुल्लाह और कियानी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए थे। उन्होंने नोटिस दिया आप हाजिर हो जाएं। साकिब निसार वॉज द मोस्ट बैड रिप्यूटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये यानी उसकी है। उसने यानी अब केस देखें ना, कोर्ट में केस चल रहा है तो कोई वजह तो है ना। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। एक चीफ जस्टिस ने पहले लिया, दूसरा चीफ उसने भी नोटिस दे दिया। नोटिस दे के बुला लिया और आए कि नहीं आए ये लोग। तो उस वक्त ये अजहर मिनुल्लाह कोई 14 करोड़ लिए थे उसने, बाबर सत्तार ने कोई 2 करोड़ रुपए लिए थे, उसके 14 लाख से शायद, असमा जहांगीर के 37 लाख से, एतजाज हसन के 15-20 लाख से, कियानी के भी 15-20 लाख से, सब लीगल था। तो उन्होंने कहा कि ये आपने कैसे ले लिए। चलते चलते रिटायरमेंट से पहले अक्टूबर में साकिब निसार साहब ने केस को ख़त्म कर दिया। केस को ख़त्म कर दिया और ये ऑर्डर दे दिया कि भाई इसके अंदर, क्योंकि ये हो सकता है कि गलती हो गई हो। अरे कोर्ट है भाई, उसमें गलती की गुंजाइश थोड़ी है। उसकी वजह से आज वकीलों की फीसें जो उस वक्त जो ये लेते थे 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, तो आज वो ले रहे हैं 5-5, 10-10 करोड़ रुपए। अगर उस वक्त सज़ा दे देता ना वो साकिब निसार, तो ना वो जज बनते, ना फीसें इतनी ज़्यादा जाती गवर्नमेंट की। ये पैसा हमारे जेब से जाता है, वकीलों की फीस गवर्नमेंट हमारे जेब से देती। तो वो फिर इसके अंदर ये 3 जज बन गए उसके अंदर। बाबा सत्तार भी हाई कोर्ट के जज बन गए। तो उन्होंने ऐसा इनको प्रोटेक्ट किया था वकला कि आज तक कन्विक्शन ही नहीं हुई है। तो ये तो हाल है इसका ईओबीआई केस का। इसके अंदर जो है वो 15 अरब रुपए तो डीएचए इस्लामाबाद के अंदर है, जो बैरिया टाउन ने उसमें 9 अरब दे दिए, वो उसका कोई असर नहीं है। तो ईओबीआई का जो भी चेयरमैन आता है वो आके बैठ जाता है और कुछ नहीं करता, चला जाता है। ये पैसा रिकवर नहीं हो रहा। मखदूम अली खान भी जो है ईओबीआई के वकील है, वो कह रहे हैं इसको नीचे डाल। अरे भाई, ये चीफ जस्टिस 2012 साल 10 साल से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ कॉल्ड स्टेट कैप्चर। कोर्ट जो है वो अंडर प्रेशर है, स्टेट कैप्चर इसमें कहते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हमारा रैंक 136 में 130 आया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर कोर्ट जो है वो ब्लेम होती है कि कोर्ट स्टेट कैप्चर पे है और रूल ऑफ लॉ नहीं है। अब
रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स 22 अक्टूबर को फिर आ रही है, फिर आप देखिए क्या रिजल्ट आता है इनका। इनकी तो हरकतें ऐसी हैं कि इनकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी बैठ गई है। बिल्कुल 40 अरब जो 10 साल पहले के, आज जो है वो 40 अरब की जगह 400 अरब उसकी वैल्यू हो गई है। डॉलर टर्म में देखो, ज़मीन की टर्म में देखो, ये सारे ये जो खरबपति है, उस ज़माने में बैरियर टाउन जो इतनी सी कंपनी थी जी, अलीम खान से, वो आज जो है वो बैरियर टाउन जो है वो 5000 अरब की वर्थ हो गया। अलीम खान जो है वो 2000 अरब की वर्थ हो गया। ये वापस नहीं दिया, ये हुकूमत का पैसा वापस नहीं आया, और ना ये जज कर रहा है बैठ के। अपना बंदियाल आज बैठे हुए और ब्लेम कर रहे, कुछ काम करे अपना यार। ठीक, मुल्क की इकोनॉमी बिठा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो यहाँ महंगाई हो रही है इनकी इदारे वजह काम से करेंगे इंटरफेयर तो करते हैं बहरहाल गवर्नमेंट के मुल्क अंदर। चलेगा। कराची का गवर्नर नहीं लगने दिया आज तक इन्होंने। क्या हुकूमत चल रही है हमारी। पंजाब KPK का गवर्नर नहीं लगने दिया है, बलोचिस्तान का गवर्नर लगने दिया है, कोर्ट रोक देती है। कौन रोक रहा है भाई। सर ब्रेक का कहा जा रहा है, यकीनी तौर पर इदारे काम करेंगे तो ही मुल्क चलेगा। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सैलाब से जो एक बड़ा सानहा है पाकिस्तान में, इंसानी अलमिया तो जन्म ले चुका है, लेकिन खुद साख्ता किस अलमिया ने जन्म लिया है, बात करेंगे प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में आप कुछ बात करेंगे पाकिस्तान जो कि एक तारीखी सानहे से गुजर रहा है। सैलाब मुतासिरीन जिनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वहीं दवाओं की किल्लत देखने में आ रही है, और ये वो किल्लत है जो कि मसनूई तौर पर डिलेमा ये कि पैदा की जा रही है। 25 करोड़ पैनाडोल जो कि जब्त की गई थी और सामने आई है। सर गौर तलब बात तो ये आदिल गिलानी साहब के ऐसे वक्तों में तो कौमें इकट्ठा हो जाती हैं नफ़ा नुकसान छोड़कर, और यहाँ क्या हो रहा है। मतलब हमारी कौम जो है वो बुरी नहीं है, कौमों का कोई कसूर नहीं है। कौम हमारी है जो सैलाब के अंदर फंसी हुई है। कौम आप हैं, ये हमारे फोटोग्राफर है, ये कौम है। इस कौम को लूटने वाले जो हैं ये बिजनेस मैन है, ये अशराफिया है, ये माफिया है जो कि पाकिस्तान को, यानी इस वक्त जो है लॉटरी निकल आई है सैलाब के बाद। जो अशराफिया जो गवर्नमेंट के अफसरान हैं राशि, उनको अब एक चीज़ जो है वो डोनेशन बाहर से आती है, अगर वो ख़रीद रहे हैं वो चीज़ें, अगर वो 10 करोड़ की कीमत खरीदी है, वो कह रहे हैं हमने 100 करोड़ में खरीदी है, क्योंकि इसमें PPR रूल में टेंडरिंग की इजाज़त है, बगैर टेंडर के दे दो। कमाल है। दवाई वाले जो हैं वो तो उनकी जो है रिपूटेशन ख़राब है दुनिया के अंदर कि वो पैसा कमाते हैं इलीगल तरीके से, और उनके अंदर कई कंपनियों पर 100 अरब रुपए की फ़ाइन हो चुके हैं। वो आज भी बैठे हुए हैं फ़ाइन लेने के बाद भी और कमा रहे हैं। यहाँ पर ये हुआ कि पैनाडोल JSK की दवाई है, और वो 4 करोड़ 80 लाख दवाइयाँ जो हैं यहाँ पे होर्डिंग की हुई थी, वहाँ बेचारे मर रहे हैं। कंपनी का बड़ा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का बड़ा एक ग्रुप है, और ये कोर्ट्स को भी हाथ में ले लेते हैं, हुकूमतों को भी ले लेते हैं। इनका कहना है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमने बना के डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी, हमें नहीं पता वो आगे क्या करता है। अच्छा। इन्होंने ये आगे पैनाडोल, इनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है फिलिप मॉरिस से कौन है, उसको दे दी, या बहुत सारे 3-4 बड़े हैं, वो अगर चोरी करे। हालांकि भाई अंडर द ड्रैप लाइसेंस pharmaceutical company is required to provide the medicine to the country according to requirement. ये पैनाडोल जो है ये 4 करोड़ 80 लाख पैनाडोल जो है ये 25 करोड़ रुपए की है। इसके अंदर देखो दवाई बनाते हैं ना, 5 रुपए की ये बेचते हैं, ठीक है। 5 रुपए के अंदर इनको 10% जो है प्रॉफिट है, 8 आने प्रॉफिट है एक गोली में, यानी 90% जो है तो खर्चा हो जाता है, कमीशन जाता है, पैकिंग जाती है, ट्रांसपोर्ट जाती है। अब वो 5 की जगह शॉर्टेज हो जाती है ना, शॉर्टेज कराते हैं ये कंपनियां कराती हैं। और इसके अंदर जो है, या आप स्लाइड बता रहे हैं आपको कि इसके अंदर ये यानी पब्लिक समझे कि क्या यानी मुल्क को सत्यानाश किया हुआ है इन्होंने कि 5 रुपए की पैनाडोल जो है वो अब नहीं मिल रही है तो 10 रुपए के अंदर बेच रहे हैं। अगर 5 में इनका जो प्रॉफिट था दवाई के अंदर 10% था, तो अब इनका जो है वो 5 रुपये 50 पैसे है, तो इट्स अबाउट 1050% प्रॉफिट। तो इनकी तो चांदी है ये।
ये 2014-16 में कंप्लेन जो है वो शॉर्टेज की किसी आप देख रहे हैं टीआई पाकिस्तान ने कि 2-3 दवाइयाँ थी, एक ज़फ़ा फार्मा की यूरिक एसिड की थी, कोई एक जीएसके की जी 2 दवाइयाँ थी, मोटिवेल और सैरक्सिन। उस पर वो इंक्वायरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थी, उन्होंने इंक्वायरी कराई और पूरा कमीशन बिठाया। उसकी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट फरवरी 2017 की ऑन ब्लैक मार्केटिंग ऑफ 4 commonly used drugs by Messrs JSK and Messrs Zafar by creating artificial shortage। ये 2016 की इंक्वायरी है, 2017 में ख़त्म हुई थी। पहली दफ़ा हुआ ज़िंदगी में, आज तक नहीं हुआ ऐसा। उसके अंदर 6 मेंबर थे, 6 मेंबर में एक मेंबर टीआई पाकिस्तान का मेंबर भी था। अच्छा। उसकी वजह से ये रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या ज़फ़ा फार्मास्यूटिकल का, मिस्टर ज़फ़ा फार्मास्यूटिकल ने 2000 kg फॉलिक एसिड लोकल मार्केट से ख़रीदा, जो कि क्रिमिनल एक्ट है, अलाउड नहीं है, वो खुद ही इंपोर्ट करे जाएगा। फिर द कंपनी हैज़ नॉट येट सबमिटेड द रिकॉर्ड ऑफ 57 बैचेज, अप्रॉक्सिमेटली 1 बैच कंटेन्स 2,50,000 टैबलेट पैक्ड इन 100-500। Firm had disclosed that black marketing of the folic acid has been done in market due to short production। ये एडमिट किया उन्होंने। तो मतलब अगर रिक्वायरमेंट है इसके अंदर 10 करोड़ गोलियों की, इन्होंने 10 करोड़ की जगह 8 करोड़ बनाई, क्योंकि इनका जो 10 करोड़ में प्रॉफिट होगा वो 8 करोड़ में उससे 50 गुना, बताया ना मैंने, ऐसे होता है। तो ये दूसरा फंडिंग थी, मेसर्स AR फार्मा प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग द फोलिक एसिड प्लस इन फेवर ऑफ मिस्टर ज़फ़ा फार्मास्यूटिकल, मतलब वो भी डैब के लॉ से गलत है। हाँ। तो वो पकड़े गए। फिर JSK का लिखा हुआ था कि ड्यूरिंग द फोरेंसिक ऑडिट द परचेज इनवॉइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ प्रोडक्ट मोटिवेल शोड दैट द रॉ मटेरियल प्राइस एट $11,000 पर kg एज कम्पेयर टू 1600। 11,000 जो है वो उन्होंने शो किया था, जबकि मार्केट में वो $1,600 का था। 1600 का 11,000 हो जाता है कोई 8 गुना। तो 8 गुना के अंदर उन्होंने लिखा है कि फ्रॉम द सेम सोर्स इन द पॉसिबल इलीगल मनी ट्रांसफर बाय फर्म विच आल्सो शुड बी इन्वेस्टिगेटेड मनी लॉन्ड्रिंग। ये उस वक्त की रिपोर्ट है 2017 की। इसके ऊपर ये रिपोर्ट टीआई पाकिस्तान ने नैब को भेज दी, प्राइम मिनिस्टर को भेज दी, कुछ नहीं हुआ। मैं उस ज़माने में एडवाइज़र था, तो मेरी मीटिंग हुई, मिनिस्टर थी सारा तारा, हेल्थ की मिनिस्टर थी, उनके साथ ये डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा कि जी ये अमेरिकन कंपनियां हैं और ये हमारे ऊपर जो है वो कहते हैं हम दवाइयाँ बंद कर। मैंने कहा बंद कर दें भाई, आप एक इलीगल काम तो नहीं करने दें ना। तो ये है इसका, और ये रिपोर्ट की पूरी, इसके अंदर के मेंबरान थे, जॉइंट सेक्रेटरी था इसके अंदर सैयद मोल्लम अली, मिस्टर अमानुल्लाह डायरेक्टर ड्रैप था, अब्दुल समद खान डायरेक्टर ड्रैप था, शेख फ़कीर मोहम्मद ये भी ड्रैप का था, डॉक्टर उबैदुल्लाह सेक्रेटरी रजिस्ट्रेशन बोर्ड ड्रैप का था, 1 रिप्रेजेंटेटिव टीआई पाकिस्तान का था, मोहम्मद सईद अवान, मिस्टर सईद अवान सेक्शन ऑफिसर। इन मतलब ये क्रेडिबल रिपोर्ट है, होता नहीं है ये चीज़ें जो हैं ये आप कहीं भी चले जाए कुछ नहीं होगा। मगर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी हमने, हमने नैब को भी भेजी, हमने प्राइम मिनिस्टर को भेजी, आज फिर वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नून लीग का है, इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? ये इन्होंने कल दवाइयाँ पकड़ी, दवाइयों की कीमतें बढ़ाने के लिए इन्होंने ड्रामा किया हुआ था, कैबिनेट ने मना कर दिया, तो ये दवाइयों की शॉर्टेज उन्होंने इस तरह करा दी। और कल कादर पटेल जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है उनके साथ हुआ है कि जी हमारे जो है इसके अंदर दवाइयों की कीमतें बढ़वाओ, तो उसने वादा किया, तब जाके वो दवाइयाँ जो हैं वो और यानी मार्केट जो लॉ है उसके तहत बना के बेचेंगे। मकसद ये कि ये माफिया जो है दवाइयों का पब्लिक से जो है वो 1005% ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए ये ड्रग शॉर्टेज आज से नहीं हो रही है, ये पिछले 50 साल से हो रही है। ड्रैब का काम जो है वो गलत है, ड्रैब को बंद कर देना चाहिए, सिवाय इसके कि वो दवाइयों की अप्रूव करे, दैट्स ऑल लॉ के साथ। प्राइस फिक्सेशन दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में हर जगह जो है, सुन लो बात को, हर जगह जो है वो एक जेनरिक नाम से दवाई बनती है और वो अपने कंपटीशन पे बेचे। अगर ये पैनाडोल जो है जो 5 रुपए की है,
अगर जनरिक नाम से है तो ये 8 आने की भी मिलती है, वो बिकेगी। लॉ बना दिया इमरान खान ने, नोटिस इशू कर दिया ड्रैब ने कि कोई डॉक्टर जो है वो बाय नेम लिख के नहीं देगा पैनाडोल देनी है या सरोक्सिन देनी है, वो जनरिक नाम से लिखेगा और PPRA के तहत जनरिक नाम से खरीदी जाएंगी। वो महंगी से महंगी लेते हैं इनके साथ मिल के। अगर ये इंडिया के अंदर बांग्लादेश में ख़त्म हो गया सारा जनरिक नाम से, और दवाई जो है वो 10% कीमत में मिल रही है। हमारे यहाँ जो दवाई आज जो है अगर एक घर का खर्चा जो है वो 2000 रुपये है, 200 रुपये आएगा दवाइयों की वजह से ये, अगर ये जनरिक कर दे। हमने लिखा शहबाज शरीफ को, हमने बात की जाके, उनका माफिया इतना बड़ा है कि वो कंट्रोल में, सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ दिया हुआ है। सही सर, प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हो रहा है। इसी के साथ ही नाज़रीन, साथ हासिल था आदिल किलानी साहब का, साबिक़ सफ़ीर दानिश पर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसी के साथ ही आज के इस प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।